हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। और बताइए कैसे हैं आप सब। आपकी तबीयत कैसी है। आज से हमने एक नई क्लास का आगाज़ किया है जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो इस इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का आज स्टार्टिंग का पहला डे है। सो हमने इसको स्टार्ट किया है। तो आज से हम आपको इकोनॉमिक अर्थात अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे। ठीक है। मतलब जितने भी चैप्टर होते हैं, ये एक्चुअली में इसको स्टार्ट करने का मेन पर्पज़ है यूपीएससी के लिए। मतलब पूर्णता यूपीएससी को है। जो भी इकोनॉमिक्स के बारे में जान, मतलब पूर्णता यूपीएससी के लिए नहीं है। जो भी इंसान, जो भी बच्चा, जो भी टीचर, स्टूडेंट, कोई भी अगर इकोनॉमिक के बारे में कुछ भी जानना चाहता है तो हम इसी चैनल पर उसको बताएंगे। ठीक है। और आज से आप इकोनॉमिक की क्लास मस्ती में लीजिए, आनंद से। ठीक है। इस क्लास को लेने के बाद आपको फील आएगा कि वाकई में पढ़ाई कुछ इस तरह होती है। ये हमारे क्या कहते हैं, बुक रखी हुई है रमेश सिंह की। हम इसी से पढ़कर आपको बताएंगे। माँ कसम कह रहे हैं, मज़ा बहुत आएगा पढ़ने में। ठीक है। क्योंकि हमें भी खुद मतलब आपको यहाँ पे पढ़ना है। बात समझ रहे हैं ना, आपको यहाँ पे पढ़ना है। मैं भी पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे। मैं यहाँ पे पढ़ाने करते ही नहीं आया हूँ, मैं तो पढ़ने आया हूँ। सो इन दिस क्लास ओनली वी हैव रीड। हम केवल यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है। और जब पढ़ना जान जाएंगे तो उसके बाद फिर बात ही अलग होगी। सो टुडे वी है, अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। माई सेल्फ रोहित यादव फ्रॉम फैज़ाबाद एंड अम्बेडकर नगर। मैं फैज़ाबाद अम्बेडकर नगर दोनों जगह से बिलोंग करता हूँ। और ख़ासकर आपके दिलों से भी, क्योंकि बिकॉज आई एम इन इंडिया, यू आर आल्सो इन इंडिया। सो टूडेज वी हैव एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन एंड क्या कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया हूँ। अरे ठीक ठाक नंबर से कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो लेकिन फिजिक्स से है हमारा सब कुछ, बीएससी फिजिक्स से, एमएससी फिजिक्स से है। लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने मतलब मुझको इंटरेस्ट आने लगा। मैंने यूपीएससी प्रिपरेशन चालू की तो उसमें मुझे इंटरेस्ट आने लगा, और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया केवल एक सब्जेक्ट में। तो मुझे लगा क्यों ना इसको पढ़ाया जाए और थोड़ा आनंद लिया जाए जीवन का, क्योंकि जीवन का नाम ही आनंद है। आप इस बात को समझिए, आप पढ़ाई कीजिए केवल आनंद के लिए। डोंट टेक अ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस में मज़ा नहीं, मज़ा तो आनंद में। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब है, ठीक है। सो इकोनॉमिक्स वी हैव, वेट अ मिनट, एक मिनट एक मिनट। वेयर इज ब्रश। अच्छा, ब्रश इज हेयर, एक मिनट। ये है ना ब्रश। सो टूडेज टॉपिक इज इकोनॉमिक, अर्थशास्त्र। ये आज मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी है और माइंड का बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसीलिए वर्ड उल्टे सीधे निकल रहे हैं। सो इस क्लास में हम आपको इन्फ्लेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, पहली क्लास है। तो दिस इज़ माय फेवरेट टॉपिक एक्चुअली में, इन्फ्लेशन। आई लव दिस इन्फ्लेशन टॉपिक, क्योंकि आनंद आता है इन्फ्लेशन पढ़ने में यार, मतलब अच्छा लगता है। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन मतलब बिना किसी नोक झोंक के इन्फ्लेशन स्टार्ट कर देते हैं। इन्फ्लेशन अर्थात, व्हाट आर यू डूइंग। इन्फ्लेशन अर्थात, ओहो, महंगाई। ठीक है, महंगाई। अब ये इन्फ्लेशन केवल आप रीडिंग प्रोस्पेक्टिव से मत समझिए। ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, मैं और गाई। ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाता है, किसी भी वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो सिंपल सा रीज़न है कि महंगाई हो गई है। ठीक है। अगर मान लीजिए कल आप आलू 40 रुपये किलो खरीद रहे थे, ठीक है, या फिर फरारी या मर्सिडीज आप कुछ 15-20 लाख, 25 लाख, 30 लाख में खरीद रहे थे, आज उसका दाम क्या कहते हैं 80 लाख, 90 लाख हो गया है। तो मतलब महंगाई बढ़ गई है। अब ये तो सब जानते हैं, सब नहीं जानते हैं, आप जैसे लोग जानते हैं। लेकिन इस क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन के पीछे का कारण क्या है, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट इन्फ्लेशन। इस इन्फ्लेशन के पीछे का कारण क्या है, हमें इसको समझना है कि ये इन्फ्लेशन ड्राइव होता कहाँ से है, ये महंगाई आती कहाँ से है।
ठीक है। ये महंगाई बढ़ने के कारण क्या क्या है, उसमें इसके पीछे कितने कितने एलिमेंट लगे हुए हैं जिसके कारण से ये महंगाई कंट्रोल की जा सकती है। ठीक है, बढ़ने के बाद इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये है महंगाई। ठीक है, अगर महंगाई इतने परसेंट बढ़ गई है तो कितने परसेंट महंगाई होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अगर महंगाई का परसेंटेज ज़्यादा, उस परसेंटेज को लो कैसे कम करें हम लोग। ठीक है, और दूसरे देशों से कंपेयर करके उस महंगाई को टैकल कैसे करें इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मतलब महंगाई के बारे में, इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं और इन्फ्लेशन के अंदर उनके जो एलिमेंट हैं वो कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, इन्फ्लेशन का आपके जीवन में यूज क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब मज़ा आने वाला है, कुल मिला के बात यही है। ठीक है, सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन्फ्लेशन। ओके, तो आपको समझ में आ ही गया होगा इन्फ्लेशन होता क्या है। एक क्लास और लूँगा इस पे, क्योंकि ये हमारी पहली क्लास है। इसमें थोड़ा हेजिटेशन और क्या कहते हैं, ये माइंड इम्बैलेंस है, इसके वर्ड पे कंट्रोल नहीं है ड्यू टू दिस रीज़न। लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं एक बटरफ्लाई, देखते हैं ऊर्जा कैसे निकलती है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस बुक रमेश सिंह, सो लेट्स रीड इट। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। लिखा गया है, फॉर अ लेमन इन्फ्लेशन, ठीक है, इज जस्ट प्राइस राइज। अकॉर्डिंग टू लेमन इन्फ्लेशन, अमेरिका में जो लेमन क्राइसिस हुआ था, एज यू नो अबाउट द, इफ़ यू आर यूपीएससी एस्पायरेंट, इफ़ यू नॉट यूपीएससी एस्पायरेंट देन आई विल टेल यू व्हाट इज द लेमन क्राइसिस। जो लेमन क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, लेमन ब्रदर्स, यू नो अबाउट दैट, आप जानते होंगे लेमन ब्रदर्स के बारे में। सो जो लेमन इन्फ्लेशन हुआ था, इज जस्ट अ प्राइस राइज, यहाँ बोला गया मतलब प्राइस में राइज हो गया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कीमतें थे वस्तुओं की वो बढ़ गई थी, किसके कारण से, लेमन क्राइसिस के कारण से। ठीक है, अब जैसे इसको इस प्रकार की समझिए, कोई कंपनी है वो चल रही है, मान लीजिए कंस्ट्रक्शन की कोई कंपनी है, वो घर बना रही है। ठीक है, और मतलब तुम्हारे देश का लगभग क्या कहते हैं 70% घर उसी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। अचानक क्या होता है, एक विस्फोट होता है और कंपनी का दिवालिया घोषित हो जाता है। तो ये आप कहेंगे उस कंपनी का क्राइसिस हो गया। मान लीजिए उस कंपनी का नाम था लेमन, तो ये हुआ लेमन क्राइसिस। आपको समझ में आया कंपनी क्राइसिस क्या होता है यहाँ पे जो बताया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इट बिकम्स अ मैटर ऑफ एवरीडे डिस्कशन, ये इट बिकम्स अ मैटर ऑफ एवरीडे डिस्कशन इफ द प्राइसेज ऑफ डेली और द वीकली आइटम स्टार्ट राइजिंग। अगर प्रतिदिन क्या कहते हैं प्राइस राइज बढ़ना चालू हो जाएंगे तो ये डिस्कशन का मैटर बन ही जाएगा। ठीक है, व्हाट एवर इम्पैक्ट इट माइट बी हैविंग ऑन द अदर एरिया ऑफ इकोनॉमी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, किसका, जब प्राइस राइज होगा किसी भी वस्तु का, पार्टिकुलर वस्तु चाहे फिर चाहे सब वस्तु होगा, अदर एरिया पे उसका इम्पैक्ट क्या होगा हम यहाँ भी देखेंगे। इन्फ्लेशन माइट टेक एन अगली टर्न एंड लीड टू अ पॉलिटिकल क्राइसिस। फोकस करना, बहुत बड़ी चीज़ लिखी गई है। जब इन्फ्लेशन होता है, अब मान लीजिए किसी वस्तु का इन्फ्लेशन हो रहा है, किसी वस्तु मतलब प्राइस वस्तुओं के, नॉट फॉर द किसी भी वस्तु, वस्तुओं के जब प्राइस में राइज हो रहा है तो उसके होने से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट रहती है उसमें भी फ़र्क पड़ता है और गवर्नमेंट गिरने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस होना संभव हो जाता है, एटलीस्ट इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, डेवलपिंग इकोनॉमी में ज़्यादा होता है, जो विकासशील देश हैं, जो विकास कर रहे हैं, ना कि जो विकास कर चुके हैं। क्योंकि जो विकास कर रहे हैं वहाँ के जो युवा होते हैं थोड़े समझदार कम होते हैं, बिकॉज उनके अंदर अवेयरनेस नहीं होता है और एजुकेशन सिस्टम लो है, सॉरी सिस्टम नहीं बोल सकते, एजुकेशन का लेवल लो है उनके अंदर, तो इसीलिए वो डेवलपिंग है। क्योंकि अगर एजुकेशन हाई लेवल पे हो गया होता तो वो डेवलप हो गए होते। अब इन केस आप क्या कहते हैं, इंडिया का ही ले लीजिए, इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पे जो लोगों का एजुकेशन लेवल है ना, है तो हाई, मतलब कई लोग एमएससी बीएससी करके बैठे हैं, लेकिन यार वो एमएससी बीएससी किसी काम का है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो नकल करके एमएससी बीएससी पास किए हैं। ठीक है, पर्ची चल रही है, कॉपी पूरी लिखवाई जा रही है। अब बताओ जो बंदा एमएससी बीएससी कॉपी और नकल करके पास हो रहा है उस देश का हाल क्या होगा। एमएससी बीएससी मतलब हाफ साइंटिस्ट। ठीक है, तुम आधा वैज्ञानिक वैसे बन गए हो, इतनी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इतना अच्छा अच्छा टॉपिक वहाँ पे पढ़ने के बाद तुम आइटम हम स्वयं बना सकते हो, थोड़ा ज़्यादा होगा लेकिन फिर भी बना सकते हो। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। ठीक है, तो ये है एजुकेशन का लेवल, इसीलिए इसको डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। अगर सोचो जो हमारे राम मनोहर लोहिया या फिर लोकल कोई अदर कॉलेज हुआ, अदर यूनिवर्सिटीज हुआ, ठीक है, वहाँ से जो बच्चे पढ़ते हैं
और वहीं से साइंटिस्ट बन के निकलते हैं, क्योंकि यहाँ का लैब स्ट्रक्चर नहीं सही है। अब लैब में देखने जाओगे, पता लगे फनल लेके कोई और भाग लिया है, ठीक है, और क्या कहते हैं केमिकल H2SO4 लेके कोई और टहल रहा है। तो ये प्रक्रिया जो है थोड़ी गड़बड़ है, ठीक है। तो इसीलिए डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन डेवलप कंट्रीज में ऐसा नहीं है। दे आर वेल एजुकेट बिकॉज दे अंडरस्टैंड अबाउट एजुकेशन। उनको पता है एजुकेशन क्या है, और उन्हें पता है विदाउट एजुकेशन यू कैन नॉट रूल ऑन द वर्ल्ड। इस बात को समझिए, बिना एजुकेशन के आप इस संसार पे कब्जा नहीं कर सकते हो। इन द प्रेजेंट सिनेरियो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में तुम इस संसार पे बिना एजुकेशन के कब्जा नहीं कर सकते हो। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग इकोनॉमीज एंड डेवलप इकोनॉमीज। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसमें बढ़िया से आप एस्से लिख सकते हैं, लाजवाब एस्से बनेगा, ठीक है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। आगे पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ सीन द गवर्नमेंट्स थ्रोन आउट ऑफ पावर इन द इलेक्शन ड्यू टू प्राइस राइज इन द डेली यूज आइटम। इंडिया ने देखा है, क्या देखा है, बदलते हुए क्षणों को देखा है। जब उसके यहाँ आलू गोभी और मटर के दाम बढ़ने लगते हैं तो सरकारों का जो तख्त है वो हिलने लगता है। सोचो क्या लॉजिक है। इन्फ्लेशन आया आया तख्त हिलने लगा, गाना बन सकता है इस पर, बना नहीं, महंगाई डायन खाए जात रे। तो इस बात को आप समझिए। तो ये इस चीज़, उसके बाद लिखा है दिस इज़ नॉट द केस इन द डेवलप इकोनॉमीज। लेकिन देखो डेवलप इकोनॉमीज ये केस नहीं है, बिकॉज पीपल आर अवेयर अबाउट दैट ना, व्हाट इज इन्फ्लेशन, दे नो अबाउट दैट। अब बताओ यहाँ पे किसको पता है व्हाट इज द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, और जीडीपी बढ़ती कैसे है, उसके पीछे का एलिमेंट क्या है, एमपीसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, किसी को नहीं पता है। डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या है, लोगों को नहीं पता है। तो इसीलिए ये अनपढ़ है, यही बोला जाता है ना। तो इस बात को आप समझिए, दिस द प्रोसेस, ठीक है, ये डेवलप इकोनॉमी नहीं होता है। आगे क्या है, बट इन्फ्लेशन टेक इज पॉलिटिकल टोल दियर टू इन द डेवलप इकोनॉमी। डेवलप इकोनॉमीज में मोर अवेयर इन्फॉर्म्ड वोटर, इस चीज़ को आप फोकस करिएगा, इन्फॉर्म्ड वोटर, ठीक है, उन्हें पता है। इन्फॉर्म वोटर, इन्फॉर्मेट ओपर वोटर्स मतलब समझ रहे हैं आप, कि उन्हें चीज़ों के बारे में पता है कि कौन सी गवर्नमेंट किस चीज़ पे काम करेगी, वो उसी हिसाब से उसको वोट करेंगे। दे आर कॉल्ड इन्फॉर्मेड वोटर, ठीक है। उनकी चीज़, वो चीज़ें पढ़ते हैं, जब डिबेट होती चीज़ों को सुनते हैं, पकड़ते हैं, कमेंट करते हैं, आरटीआई लगाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, ठीक है, अपने राइट्स को समझते हैं, दे नो अबाउट देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो इस चीज़ को आप समझिए। अगर आप चीज़ों को समझोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और जब सीखोगे नहीं उनका उपयोग क्या जीवन में करोगे, और जीवन में जब उनका उपयोग नहीं करोगे तो भिखमंगे बन जाओगे। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दैट। More aware informed voters get carried away by the greater impact of higher or the lower inflation in the election. In this chapter, we will try to examine the concept of inflation. इस चैप्टर में हम इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को एग्जामाइन मतलब समझ रहे हैं, परीक्षण करेंगे, नॉट प्रशिक्षण, परीक्षण करेंगे, देखेंगे। अब सोचिए, इस चीज़ को आप समझिएगा। जब आप भी इस चैप्टर को पढ़िएगा, फिर पढ़ लिए उसके बाद फिर भी पढ़िएगा, ये जो प्रक्रिया है इन्फ्लेशन की, अपने आम लाइफ में इसको यूज करिएगा। और जिस दिन आप ये करना जान गए तो आपको इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन आपने ये कर लिया, इस चैप्टर जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें संसार का कोई भी इंसान आपको हरा नहीं सकता। तो एग्जामाइन करना सीखो, ठीक है। कोई भी प्रोनाउंसिएशन मैं मतलब सही से बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है, एग्जामाइन करना सीखो, फोकस ऑन इट। तो फ्रॉम ऑल पॉसिबल डायमेंशन टू हैव एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, जितने भी पॉसिबल डायमेंशन है सबके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, विथ एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के तहत। सो लेट्स, ये तो रहा इंट्रोडक्शन, आगे पढ़ते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा इन्फ्लेशन के बारे में। तो यही प्रक्रिया है। एक सेकंड देखें कितने मिनट का वीडियो हुआ है, 14 मिनट, अभी तो बहुत चलना है। तो इस चीज़ को आपने समझा, आगे देखते हैं। डेफिनेशन एक बार देखते हैं यार। डेफिनेशन आपको तो समझ में आ ही गई होगी। इन्फ्लेशन का मतलब कि प्राइस में राइज होना, गवर्नमेंट का गिर जाना, ठीक है, पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है, ये प्रक्रिया इन्फ्लेशन की, ठीक है। अब आप जब इस चैप्टर को पकड़िए ना, तो आपके जो लोकल एरिया की मार्केट है, कंट्री की जो मार्केट है, देखिए जो भी मतलब स्टूडेंट क्या कहते हैं,
स्टार्टिंग जब पढ़ता है तो उसको इतना नॉलेज होता नहीं है, तो उसको इतना ज्ञान नहीं होता है, तो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए आपको हमसे पढ़ना चाहिए। तो बात यह है, जब आप इसको पढ़िए तो आप लोकल एरिया की मार्केट, कंट्री की मार्केट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इन सब चीज़ों को कनेक्ट करिए और कनेक्ट करके देखिए, ठीक है, उनको समझिए वो चलती कैसे हैं। जब वो आप मान लीजिए इलाहाबाद में रह रहे हैं, इलाहाबाद में जाइए और पूछिए रेट कितना क्या है, गोभी का, आलू का, टमाटर, आप तो पूछते होंगे, इट्स कॉमन सेंस। उसके बाद आप उस पर इस चैप्टर का प्रयोग करिए। फिर देखिए लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड प्लेस, आप थ्योरी लिख देंगे। आप इसमें अभी इसमें क्या कहते हैं, कई इन्वेंशन होना बाकी इसी इन्फ्लेशन के चैप्टर में। बात समझ रहे हैं? ये तो अभी कुछ टॉपिक है जो उभर के आए हैं, अभी इसमें कई टॉपिक ऐड होना बाकी है, अभी हम रिसर्च कर रहे हैं उस पर, कुछ थ्योरियाँ निकालते हैं। आप भी कोशिश कीजिए इस चीज़ का, ठीक है। तो आईएएस बनने की जरूरत है नहीं, वैसे आप अमीर बन जाएंगे। सो डेफिनेशन देखते हैं। राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस सच, जनरल लेवल ऑफ प्राइस में राइज होना मतलब आलू, गोभी, टमाटर और भिंडी इनके दाम में बढ़ोतरी, यही तो इन्फ्लेशन है। अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, दूसरी डेफिनेशन। सस्टेन्ड जनरल लेवल ऑफ प्राइस, तीसरी डेफिनेशन। परसिस्टेंट इंक्रीजेज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस। आपने कभी सुना है कि कंसोलिडेशन मोड में कोई चीज़ बढ़ रहा हो? अच्छा, आप कमेंट में लिखिएगा कि अगर कोई चीज़ कंसोलिडेशन मोड में बढ़ रहा है, क्या वो इफ़ेक्टिव होता है, मतलब घातक होता है? आप समझ रहे हैं? मान लीजिए ग्राफ आप देखिएगा, कोई भी चीज़ इस तरह ऐसे बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ये है कंसोलिडेशन मोड। क्या ये, अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए इस तरह बढ़ रहा है, क्या ये इकोनॉमी के लिए घातक है? कमेंट लिखिएगा। और बढ़ते 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 स्वान अचानक सर से ऊपर चला गया, सोचिए कितना घातक हो सकता है। मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और इसी सपोर्ट के कारण ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन में क्या कहते हैं इंक्रीज हो गया डायरेक्ट, वो तो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन जो कंसोलिडेशन होने के बाद इंक्रीज होता है तो उसका रुकना थोड़ा असंभव टाइप हो जाता है। समझ में आया? तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट डिफिनेशन क्या है? इंक्रीज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी दैट इज सस्टेन ओवर टाइम। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन एकेडमिक डिफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, जो बनाई गई लोगों के द्वारा। इफ द प्राइसेज ऑफ द ओनली फ्यू गुड्स हैज गॉन अप इज नॉट इन्फ्लेशन। कुछ वस्तुओं के प्राइस का दाम बढ़ना इन्फ्लेशन नहीं होता। मतलब क्या है? मतलब ये है ब्रो कि अगर मान लीजिए ये वस्तु है, इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हो क्या देखा जाएगा इन्फ्लेशन, इससे होगा क्या? अगर ये वस्तु मल्टी चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी थ्योरी, कोई बताएगा नहीं आपको। ये वस्तु अगर मल्टी चीज़ों से कनेक्टेड नहीं है, मल्टी एलिमेंट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तो इस वस्तु के दाम के बढ़ने से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा इन्फ्लेशन में। यदि ये वस्तु मल्टी वस्तुओं से कनेक्टेड है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो जब इसका दाम बढ़ेगा तो आपके ऊपर भी असर आएगा, आपके खाने में कमी आएगी। आपकी जो थाली में भिंडी की सब्ज़ी, 5 रकम की सब्ज़ी, दाल चावल रोटी आती थी, उसमें एक सब्ज़ी घट जाएगी, या फिर 2 घट जाएगी, 3 घट जाएगी, या फिर सब बढ़ जाएगी। ये सब तो नहीं घटेगी, ठीक है। तो दिस प्रोसेस के कारण कमी आ जाएगी। जब कमी आ जाएगी तो न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, आपको स्कर्वी हो सकता है, आपको रिकेट्स हो सकता है, आपको कई समस्याएं हो सकती हैं। सो ये इन्फ्लेशन के बिहाइंड कारण, अगर इन्फ्लेशन आ गया तो क्या क्या हो सकता है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए बोला गया है कि एक वस्तु के कारण इन्फ्लेशन के कुछ हो नहीं सकता, लेकिन इसके अपोजिट भी है कि अगर एक वस्तु का प्राइस इंक्रीज होता है उसके बाद भी कुछ भी हो सकता है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। इट इज़ इन्फ्लेशन ओनली इफ द प्राइसेज ऑफ द मोस्ट गुड्स हैव गॉन अप। मतलब जो जनरल थ्योरी कही गई है इन्फ्लेशन, मान लीजिए आपसे डेफिनेशन पूछ लिया किसी ने
व्हाट इज इन्फ्लेशन? तो कई वस्तुओं के दाम जो है जब एक साथ बढ़ जाते हैं तो वही इन्फ्लेशन होता है। तब गाँव चलता है, महंगाई डायन खाए जाता है। लॉजिक है बिहाइंड दैट। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टू टर्म आर द यूज टू शो द फॉल इन द जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। दो टर्म बताए गए हैं जो जनरल लेवल ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं। जैसा कि पहला है डिसइन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। फोकस, ये एक्चुअली में जब आप इसको पढ़ लेंगे ना, जो मतलब कहीं भी आया आप जब रिवीजन करेंगे केवल इन टॉपिक को लिखिएगा। इकोनॉमिक सेंस में बता रहा हूँ, इन टॉपिक को देखिए, डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, बस उसके बाद आप पूरी थ्योरी दिमाग में आपके रिवीजन हो जानी चाहिए। ये प्रोसेस है पढ़ने का। बट दिस टर्म हैव वेरी स्पेसिफिक मीनिंग इन द टर्म ऑफ प्राइस फॉल, while disinflation is considered good for economy। disinflation गुड है इकोनॉमी से, डिसइन्फ्लेशन के से आपको एक क्या कहते हैं, और साउंड कान में सुनाई दे रहा होगा, डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। जरा इसको कनेक्ट करिएगा डिसइन्फ्लेशन से, कनेक्ट करिए इसको डिसइन्फ्लेशन डिसइन्वेस्टमेंट से। आगे क्या होता है, ये कहाँ गया, मैं पहुँचा कहाँ था। डिसइन्फ्लेशन गुड क्यों है इकोनॉमी के लिए, ये है यार पहली क्लास में ही हाल, कोई बात नहीं। इट ब्रिंग कंफर्ट टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए कंफर्टेबल पोजीशन होती है। ठीक है। डिफ्लेशन इज नॉट कंसिडर गुड एज इट इन्वाइट द रिस्क ऑफ स्लो डाउन। डिफ्लेशन गुड नहीं इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ये स्लो डाउन का रिस्क ले आता है। मतलब किसमें, इन्फ्लेशन में, ध्यान देना इस चीज़ को। एंड इवन रिसेशन इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी की ग्रोथ में रिसेशन आने का चांस ज़्यादा रहता है। किसमें, डिसइन्फ्लेशन। आप इस चीज़ को दिमाग समझिएगा। इन प्रैक्टिस द सेम टर्म इन्फ्लेशन इज यूज बाई द एक्सपर्ट टू शो प्राइस राइज। Inflation has gone up as well as price fall. It means inflation has come down. Rate of inflation is measured on the basis of price indices which are of two kind. जो इन्फ्लेशन का रेट होता है, अब मैंने कहा था ना, इन्फ्लेशन के रेट को मेजर कैसे करेंगे। आप पढ़ रहे हो तो पता कैसे करोगे कि आप पढ़ रहे हो, आपकी पढ़ाई प्रोडक्टिव हो रही है। उस ग्रोथ को आप चेक कैसे करोगे, हाउ यू कैन चेक, मॉक टेस्ट दोगे ना, यही तो, मॉक टेस्ट दोगे। ठीक है, या फिर याद करोगे 10 लाइन, उसके बाद कहोगे लो सुनो 10 पेज याद कर लिए, और किसी को दे दिए, भैया सुनिए पूरा 10 पेज पूरा पढ़ के बताते हैं। ठीक है, किसी को पकड़ लाए 20 रुपया दे के, भैया आइए, 20 मतलब 200 रुपया दे के, भैया सुनिए पूरा, हम आपको पूरा समझाते हैं इकोनॉमिक के बारे में, भले न सुने। यही तो प्रक्रिया है ना। मॉक टेस्ट दोगे, पेपर दोगे, रिवीजन क्या करो, मतलब रिवीजन नहीं, टेस्ट दोगे। ठीक है, ये प्रक्रिया करो। दिस द क्या कहते हैं, तरीका यही है यार, कुल मिला के बात है। आगे देखते हैं। ठीक है, तो क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को मेजर करने के WPI होल सेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरे हैं CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स क्या है, अरे प्राइस इंडेक्स आपको पता ही होगा यार, इंडेक्स दिया गया प्राइस का। ठीक है, डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज का, वो तो आपको पता होना चाहिए। CPI और WPI के बारे में पढ़ेंगे। WPI के अंदर केवल गुड्स हैं, वो भी होल सेल लेवल पे। CPI के अंदर गुड्स और सर्विसेज हैं, वो भी इंडिविजुअल लेवल पे और होल सेल लेवल पे। इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, होल सेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ एवरेज लेवल ऑफ प्राइस। एक चीज़ आप देखिएगा, जब आप कोई भी गवर्नमेंट की मीजरिंग वैल्यू को आप देखेंगे तो वहाँ पे एवरेज का प्रयोग ज़्यादा होता है। हम भी एवरेज, आप भी एवरेज, मिडिल क्लास के लिए एवरेज ही काफ़ी है, उसी में उलझे रहते हैं एवरेज में। एवरेज आ जाता तो मज़ा आ जाता, कटाप पार कर लेते तो मज़ा आ जाता। हम और तुम उसी में उलझे हैं, कटाप में। अभी टॉपर बनने के लिए भी सोचा करो यार, सोचा करो ना, सोचने में क्या जाता तुम्हारा, सोचा करो। AIR रैंक 1 UPSC अब की बार फाटेंगे।
सीजीएल एआईआर रैंक 1, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में सोचा करो ना। अब की बार नोबेल प्राइज़ हम ही पाएंगे इकोनॉमी में। इस टाइप की थिंकिंग डेवलप करो। ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई देश में, इसीलिए मज़ा नहीं आता है। मज़ा वेब सीरीज में ही आता है, मज़ा मिर्ज़ापुर सीजन 3 देखने में आता है ना, मज़ा यहीं आता है। मज़ा अर्थव्यवस्था पढ़ने में नहीं आता है, जहाँ से आपकी पूरी जीवन चल शैली चलनी है, जहाँ आपके कर्म कांड डिसाइड होंगे, आपके भाग डिसाइड होंगे, वहाँ से मज़ा नहीं आएगा। मज़ा तो हरामखोरी करने में है जीवन में। तो इन सब चीज़ों को समझो, इससे बाहर निकलो और वक्त की कीमत पहचानो। 1 महीने के अंदर पूरा खेल पलट के रख दोगे, ठीक है। फोकस तो करना पड़ेगा ही। आगे देखो, ठीक है। विच मीन्स दैट इट डज नॉट शो द एग्जैक्ट प्राइस राइज और फॉल ऑफ अ सिंगल गुड। एवरेज प्राइस की बात कर रहा है। एवरेज प्राइस मतलब क्या हुआ, बीच वाला प्राइस, बात सीधी, ना ऊपर वाला अधिक ना नीचे वाला अधिक, ठीक है। उसका मतलब होता है, क्या बोलते हैं उसको, बीच वाला प्राइस, ठीक है। विच मीन्स दैट इट डज नॉट शो द एग्जैक्ट प्राइस और अ फॉल अ सिंगल गुड। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरल प्राइस लेवल। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब हुआ क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरल प्राइस लेवल, मतलब जो पहले जनरल प्राइस लेवल था उसके बढ़ जाना, यही है रेट ऑफ चेंज होना। विच इज मीजर एट फॉलोज। एक फार्मूला दिया गया है यार रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेजर करने का। जैसे प्राइस लेवल ईयर हुआ, उसमें से क्या कहते हैं, लेवल ईयर x-1 डिवाइड कर दो प्राइस लेवल ईयर x-1, उसके बाद गुणा कर दो 100 से। ये सब चक्कर न पड़ो, अपना फार्मूला खुद बनाओ। कॉन्सेप्ट को समझो बिहाइंड दैट, दिस इज नेसेसरी ब्रो। तुम इसका यूज कर सकते हो इस फार्मूले का, ठीक है। रही बात यूपीएससी की पूछने की, तो आपसे वो तो कॉन्सेप्ट पूछेगी, आपका क्लियर है या नहीं क्लियर है, बात को समझिएगा, ठीक है। कितना मिनट हुआ पढ़ाने में यार, 27 मिनट। मिनट इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मुझे एक वीडियो और डालना है ना। अगला देखिए, दिस रेट शोज अप इन द परसेंटेज फॉर्म। यह रेट परसेंटेज फॉर्म में शो किया जाता है। इन्फ्लेशन इज आल्सो शोन इन नंबर। इन्फ्लेशन नंबर में भी आता है और परसेंटेज फॉर्म में भी आता है, ठीक है। डिजिट, डबल डिजिट इन्फ्लेशन, सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन, ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन, 4 डिजिट इन्फ्लेशन। वेनेजुएला का नाम सुना है, ईरान इराक का नाम सुना है, करेंसी चेंज हो गई वहाँ की। पढ़िएगा थोड़ा, न्यूज़पेपर में पढ़ा करो ना यार, करंट अफेयर। और करंट अफेयर में जो टॉपिक इंटरेस्टिंग देखा करो, उसके बारे में रिसर्च किया करो। जब आप रिसर्च करते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो माइंड को पावर मिलती है ना उस क्षेत्र में, उसकी बात ही अलग है। इस चीज़ को यहाँ समझिएगा, ठीक है। प्राइस इंडेक्स इज वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइसेज ऑफ नंबर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। इन द इंडेक्स में टोटल वेट इज टेकन एज 100। टोटल वेट 100 लिया जाता है एज एट अ पार्टिकुलर ईयर और द पास्ट बेस ईयर। दिस व्हेन कंपेयर्ड विद द करंट ईयर, और करंट ईयर के साथ कंपेयर किया जाता है किसको, बेस ईयर को। कोई बेस ईयर है उसको करंट ईयर के साथ करंट ईयर के साथ कंपेयर करेंगे, पता लगेगा कितना परसेंट प्राइस इंक्रीज हुआ है, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फ्लेशन डिसाइड होता है, ठीक है। देयर इज अ राइज और फॉल इन द 100 इन द कंपेरिजन ऑफ द बेस ईयर एंड दिस इन्फ्लेशन मेजर इन द डिजिट। हाउ मेनी डिजिट। इन्फ्लेशन इज मेजर्ड पॉइंट टू पॉइंट मेजर किया जाता है। इट मीन्स दैट रेफरेंस डेट फॉर द एनुअल इन्फ्लेशन इज 1 जनवरी से 1 जनवरी। ये तो ईयर आपको याद करना पड़ेगा ना, कब से कब तक इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है, अप टू कॉन्सिक्यूटिव ईयर। 1 जनवरी से 31 दिसंबर ऑफ द ईयर कंसर्न। सिमिलरली द वीकली रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज चेंज इन 1 वीक, reference being the 2 consecutive last days of the weeks. It means 5 PM से फ्राइडे इन इंडिया। अरे ये छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कब से कब मेजर किया जाता है, क्या है इन्फ्लेशन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला टॉपिक है व्हाई डज इन्फ्लेशन अकर। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे,
ये क्या खोल के बैठा है? एक मिनट एक मिनट, ये तो मेल खुल गया है। ये रहा, ये रहा। मैं कहाँ गया? ये ठीक है। अगला टॉपिक है, कहाँ गया ब्रश? ये वाई डज इन्फ्लेशन अगर, ये नेक्स्ट टॉपिक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूट्यूब। तो यार इस तरह पढ़ो, चीज़ों को समझो, कनेक्ट करो, मज़ा लो, तभी आनंद आएगा पढ़ने में। और मेरी इकोनॉमिक पहली क्लास है, बाकी क्लास में डालूंगा पर डे की क्लास पढ़ेगी। ये मतलब ये मेरा प्रण है अंदर से कि पर डे यूट्यूब पे क्लास इकोनॉमिक डालूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक जो टीचर हैं वो सही पढ़ा नहीं पा रहे हैं। लोग जब इकोनॉमिक सर्च करते हैं उन्हें मज़ा नहीं आता। ठीक है, हिस्ट्री वगैरह अवध वजह सर बहुत तगड़े पढ़ाते हैं, मज़ा आता पढ़ने में, लेकिन इकोनॉमिक्स लेवल में चल नहीं रही जिस लेवल की चाहिए। जिस लेवल का साला इन्फ्लेशन चलता है उस लेवल इकोनॉमी नहीं चल रही है, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में। तो आप इस चीज़ को, सो आप मतलब इकोनॉमिक टेंशन ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको इकोनॉमिक बहुत हाई लेवल पढ़ाऊँगा, लो से हाई, और जिसको नहीं समझ में आएगा उसको भी अब समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चैनल को देख लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जाता रहे। भविष्यवाणी नाम चैनल है अभी ये, तो इसे वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, बाकी आगे क्लास कंटिन्यू करूँगा। और क्या कहते हैं, माइंड को एक्यूरेट सही रखने के लिए आप ध्यान कीजिए। ठीक है, और बस चलते हैं, बाकी जो पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।